प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनावी समर पास आ रहा है, सारी चुनावी पार्टीज ने, सारी राजनीतिक पार्टीज ने अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसमें तेजी ला दी है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात करी जाती है उत्तर प्रदेश की, उसके बहुत ही मजबूत स्तंभ, नोएडा से सांसद और केंद्र में मंत्री महेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। नमस्कार। चुनाव करीब आ रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत तेजी के साथ तैयारियां शुरू करी हैं। आपके कुनबे में दिन ब दिन लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और लोकसभा चुनाव में जिस प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने खासतौर पर 80 में से 73 सीटें एनडीए को दी, मैं समझता हूँ 2 वर्षों का हमें मौका मिला कि देश की सरकार के साथ मिलकर हम लोग ऐसे काम करें, और वास्तव में इतने काम हुए इस 2 वर्षों के अंदर जिनके रिजल्ट अब आने शुरू हो गए हैं। चाहे वो बहुत छोटे, मैं उनके रिपीट नहीं करूँगा, सबके सामने है। बहुत छोटे छोटे विषय, मतलब एक सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने से लेकर उसके लिए लोग एमएलए एमपी की लाइन में लगते थे। किसानों के लिए अगर हम बात करें तो किसान परेशान था। किसान का सीधा पैसा, चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे किसी कोई उन्हें बेनिफिट मिलना हो उसका पैसा हो, कोई मुआवजे का पैसा हो, सीधा उसके खाते में जाएगा। फसल बीमा योजना को लागू किया गया मात्र 2% और 1.5% पर। 15 दिन फसल लगाने से लेकर और फसल कटने के 15 दिन बाद तक फसल बीमा योजना। बैंक का किसान में शायद लाखों करोड़ों किसान कभी बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था उन्होंने। बिना 20 करोड़ खाते, मैं समझता हूँ 35,000 करोड़ पर उन्होंने बेचारों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो मेरे गरीबों की अमीरी, उन्होंने उन खातों में जमा कराया। 18,000 गाँव में आज भी बिजली नहीं थी आज़ादी के बाद 67 साल बाद। गांव की माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना, गैस के माध्यम से गैस देकर निःशुल्क गैस का कनेक्शन देना। कितने काम किए हैं सरकार ने अंदर। अगर हम एक एक को गिनाने लगूं तो लंबा समय लग जाएगा। अब हम उसी विकास और सुशासन को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे। हमारी तैयारियां, जिस दिन हम लोगों ने लोकसभा चुनाव जीता था उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग गए थे। हमारा एजेंडा बिल्कुल सीधा है, धर्म जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सुशासन के विषय पर। चुनौतियां भी कम नहीं है। 14 की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने बहुत ही असाधारण वहां पर प्रदर्शन किया था। 73 सीटें आपने जीती, लेकिन क्या वो चुनौती कहीं ना कहीं दबाव नहीं है आपके ऊपर? क्योंकि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरीके से 14 में प्रचंड बहुमत, एक तरीके से मैं कहूँगा इतनी भारी सीटें वहाँ पर आपने जीती, 73 सीटें जीती, उसी औसत में क्या आप विधानसभा सीटें जीतने का काम कर पाएंगे? चुनौती कहाँ से? कांग्रेस से, जो 91 से लेके अब तक 20 से लेकर 26 सीटें तक नहीं ले पाई। अब 78 वर्षीय एक चेहरा लेकर आए हैं। लेकिन एक फेरबदल हुआ है, जिसकी 14 में जिसकी कमान, भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की कमान पीके के हाथ में थी, आज कांग्रेस के हाथ में है। चलिए, ख्याल देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 91 से आज तक 20 और 26 सीटों के बीच 400 में से लेते रही कांग्रेस। कोई उम्मीद नहीं बच करी है। वर्तमान जो सरकार प्रदेश के अंदर है, समाजवादी पार्टी की, उनके परिवार में जो कुछ उथल पुथल चल रही है, चाचा भतीजे ही निपट लें पहले आपस में। किस तरह भ्रष्टाचार की आग में प्रदेश को झोंक रखा है। गुंडा बदमाशों का राज चल रहा है। अभी भी घटनाएं देख रहे हैं, चाहे बिसाड़ा कांड हो जाए, चाहे कैराना कांड हो जाए, चाहे मथुरा हो जाए, चाहे अभी बागपत का जो ये कांड हुआ है, मुरादनगर का जो कांड हुआ है, रोजाना घटनाएं हो रही। मैं बधाई देता हूँ मुलायम सिंह जी को भी, एक ज़मीन से जुड़े नेता हैं, और उनकी जो उन्होंने स्वीकार किया सच्चाई को, मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ उनको, कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, शिवपाल जी ने, दोनों ने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में और ज़मीन के कब्जों में लगे हुए हैं। अब इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति उनकी स्वयं की होने के बाद क्या चेहरा बचा समाजवादी पार्टी के बाद? और उसके ऊपर शिवपाल चाचा, बेनी चाचा, आजम चाचा, अमर चाचा, अभी तो चाचा भतीजे को आपस में निपट लेने दीजिए। प्रदेश की जनता समझ चुकी है जब ये चाचा भतीजों की पार्टी अब प्रदेश नहीं चला पाएगी। अखिलेश यादव एक युवा चेहरे
से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो एक लाचार मुख्यमंत्री साबित हुए। जिस बात को कहकर वो एक मुख्यमंत्री बने थे कि हम भ्रष्ट मायावती को और उनके लोगों को जेल में डालेंगे, कहाँ गए वादे? जिन व्यक्तियों पर इल्ज़ाम थे, 950 करोड़ का भ्रष्टाचार का प्रतीक, जिसको मायावती जी ने परिवार भाव से पाला, पैदा किया, 3-3 विभागों का इंजीनियर और चीफ इंजीनियर न जाने क्या क्या पद से सुशोभित किया, उन्होंने कहा हम इसको जेल में डालेंगे। समाजवादी पार्टी ने आते ही अखिलेश यादव जी की सरकार ने उसे गलबाहें लगाया। उन्होंने कहा पहले आपने मुलायम सिंह को मायावती को कमा के दिया, अब आप हमें कमा के दें। प्रदेश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि कौन यादव सिंह है और यादव सिंह के मायावती जी से क्या रिश्ते थे और अब इस सरकार से क्या रिश्ते हैं। तो धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का, ये तो धन्य हो सीबीआई जैसी एजेंसी का कि आज कम से कम महापुरुष जेल में है, वरना ये दोनों तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी दोनों यादव सिंह जी को एजेंट बनाकर पूरे प्रदेश को लूट खा गए और लूट खाते। तो मैं समझता हूँ क्या कहना चाहती है। कानून व्यवस्था पर इनका कंट्रोल नहीं, पुलिस के अधिकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, चाहे वो दादरी के अंदर कांड हुआ हो, चाहे वो मथुरा के अंदर कांड हुआ हो। गुंडे बदमाशों के पास AK-47 है, गुंडे बदमाशों के अंदर डर दहशत नहीं रह गई है प्रदेश सरकार के ऊपर। उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े हरकत करने के लिए कर जाते हैं और बेखौफ निकल जाते हैं। तो क्या गवर्नेंस देना चाहते हैं? कोई एक काम बताएं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो उन्होंने किया हो इस प्रदेश के लिए। समाजवादी पार्टी तो इस बात का दम भरती है कि अखिलेश यादव इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर आज तक अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्या अखिलेश यादव और पूरा परिवार और सरकार अलग अलग हैं क्या? अखिलेश यादव और उनके मंत्री और क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? तो ठीक है, प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को विधायक बना देगी, बाकी लोगों का क्या भविष्य होगा, वो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपना रास्ता दिखा देगी। अगर अखिलेश यादव ईमानदार हैं तो ठीक है। नहीं, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि जब अखिलेश यादव उनके सबके कृत्यों के लिए जिम्मेदार हैं, वो उनके मुखिया हैं, वो उनके प्रतिनिधि हैं, अगर उनका कोई मंत्री अगर भ्रष्टाचार करता है तो अपनी जिम्मेदारी से अखिलेश यादव जी बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि साहब मैं अखिलेश यादव पर कोई दाग नहीं है, यादव सिंह किसको पैसे ले जाके देते थे, क्या इसकी जांच कभी हुई है? यादव सिंह जो भ्रष्टाचार गले लगाया गया था, यादव सिंह जी के भ्रष्टाचार को मायावती जी ने तो नोएडा का इंजीनियर बना रखा था, अखिलेश यादव जी ने आके उनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का इंजीनियर चीफ बना दिया। तो पैसे कहाँ ले जाते थे? ये जरा जांच का विषय, अच्छा हुआ आपने ये विषय भी उठा दिया आज, इसमें भी पूछताछ हो जाए कि जो यादव सिंह जो पैसे कमाते थे वो किसको देते थे। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं किसी चाचा के हाथ में पड़ जाते और भतीजे तक कुछ पहुंचता ही ना हो। आपको क्या लगता है किसको देते थे? देखिए, परिवार के मुखिया को देते थे, और किसको देंगे? पार्टी को देते थे। ये बात मैं तो चाहूंगा इस पर भी जांच हो जाए, और मैं ये जांच अखिलेश यादव जी कराएं कि ऐसा ना हो उनको पता ही ना चला हो कि पैसा कहाँ जा रहा है और किसके पास जा रहा है, और वहां तक जाता था तो वो स्वीकार ना कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कहीं पैसा जाता हो, कोई मिनिस्टर पैसा लेता हो, कोई MLA MP कब्जा करता हो, उसके लिए मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी जो विकास कार्य कराए हैं उनके नाम पर चुनाव में जाएगी, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि जो उन्होंने विकास कार्य कराए हैं उस विकास के नाम पर ही जनता के बीच में जाएगी। जनता फर्क कैसे करेगी इन दोनों पार्टी के विकास कार्यों में? देखिए, जनता के पास भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व का चेहरा और उसके काम जनता के सामने है। आज भी कोई सर्वे हुआ है जिसमें 304 सीटें दिखाई गई हैं, 50% लोगों ने अपनी माना है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका सम्मान, विश्वास कहीं नहीं डगमगाया है। देश विदेश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का बढ़ना, और वही उत्तर प्रदेश की जनता दोहराने जा रही है, क्योंकि वो तीनों को देख चुकी है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता, कांग्रेस को आप कहीं गिनते ही नहीं किसी खाते में। बार वो पूरे जोर लगा रही है, सारे सीनियर नहीं, वो उनकी, हाँ मैं समझ रहा हूँ उनकी ताकत को 78 वर्षीय जो लीडर लेके गए हैं, वो उसके बाद शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए, इस उम्मीद के साथ गए हैं। उनका तो ये कहना है कि दिल्ली को पहले मुगलों ने बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया, फिर शीला दीक्षित ने बनाया, अब उत्तर प्रदेश को भी शीला बनाएंगी। दिल्ली के कूचे से दागदार होकर निकली है, उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगी वक्त बताएगा। तो वो कहीं दौड़ में नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है।
और मैं तो कहता हूं जिस पार्टी समाजवादी पर उन्होंने विश्वास रखा था वो खोखला साबित हुआ। मायावती जी का साहब के मुलायम सिंह जी की सरकार जा रही है, मायावती जी आ रही है, उनके खेमे तो भगदड़ मच गई है। चुनाव आते आते क्या होगा, कितने पंछी उस जहाज को छोड़ चुके होंगे, कहीं ऐसा ना हो आखिरी के अंदर मायावती जी अकेली बच जाएं। ये भी सोचने का विषय है। तो उस भगदड़ को प्रदेश की जनता जानती है। तो मायावती भी चुनाव से बाहर। मायावती जी का जिस तरह से भगदड़ उनके खेमे में, जितना गैर विश्वास उनके अपने लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए हैं कि टिकटें बेचने की नौबत कहाँ से आ गई। एक दलित की बेटी जो कहती थी कि मैं दलितों के लिए काम करने आई हूँ, दौलत की बेटी क्यों बदल गई? जवाब है इनके पास कोई? लाखों करोड़ों रुपया मूर्ति और अपने पार्कों के नाम पर जो किया गया, अगर किसी दलित के लिए, दलितों के लिए किया गया होता तो हमें खुशी होती। मैं पूछना चाहता हूँ मायावती जी से कि आखिरकार क्या प्रदेश की जनता किस बात के ऊपर उनको चुनाव में जिताए? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है उनका पूरा सिस्टम। तो इसलिए मायावती जी का मोह लोगों का भंग हो चुका है। यहाँ तक कि दलितों का मोह भी मायावती जी से भंग हो चुका है, क्योंकि दलितों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। दलित के नाम पर राजनीति जरूर करी, दलितों के नाम पर वोट बैंक जरूर क्रिएट किया, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए क्या किया? करोड़ों रुपया किसी मूर्ति में बनाने के बाद किसी दलित का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मायावती जी का विषय भी अब समाप्ति की ओर है, और उन्हीं के लोगों ने आईना दिखा दिया उन्हें। जो उनके सबसे बड़े सिपह सालार थे, मौर्य जी और चौधरी साहब, जो सारों ने उन्होंने आईना दिखा दिया है। लेकिन मायावती जी का ये कहना है कि जो उनका वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी उसी में तोड़ने की कोशिश कर रही है पार्टी को। अगर उन्हें अपना वोट बैंक मजबूत दिखाई देता है और उन्होंने अपने उस वोट बैंक के लिए कुछ किया है तो वो नहीं टूटेगा। आज उनकी घबराहट चिंता यही है कि वो उस वोट बैंक को दलितों के नाम पर, मैं समझता हूँ, उन्हें गुमराह करती थी और वोट बैंक की तरह, बंधुआओं की तरह से इस्तेमाल करती थी। आज उन्हें सच्चाई पता चल गई है। अगर कोई चीज़ टूट रही है और कोई तोड़ने की प्रयास कर रहा है तो वो टूट रही है, जब भी तो तोड़ने का प्रयास कर रहा है ना। तो आखिरकार उन लोगों को भी दिख रहा है ना कि आगे उनका भविष्य भी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि धर्म, जाति, बिरादरी की सीमा रेखाओं से उठकर आज़ादी के विकास की किरण की रोशनी पायदान पर खड़ी हुई सीढ़ी के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। उसकी हम जाति नहीं पूछेंगे, उसका धर्म नहीं पूछेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म है कि मैं अपने काम के प्रति निष्ठा से काम करूं, यही मेरा धर्म है। लेकिन फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मोदी जी को स्टेज से ये कहना पड़ा कि दलितों के ऊपर अत्याचार मत करो, मेरे ऊपर गोली मारो? देखिए, कुछ लोग इस बात को फैलाने का प्रयास कर रहे थे कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। उस बात को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय मंच से सबको सामने बता दिया कि दलित हमारे भाई हैं, वो कहीं ना कहीं वह कुछ चीज़ों से वंचित रहे, उनका सम्मान पार्टी करती है, करती रहेगी। देश के विकास की मुख्य धारा में दलित जुड़े, ये प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। हम दलितों को बांटना नहीं चाहते, हम उनके अंदर किसी तरह का अविश्वास नहीं खड़ा करना चाहते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय मंच से कहा कि आप आइए, हम साथ मिलकर देश के विकास को आगे लेके चलेंगे, देश को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनकी अपेक्षा हमारे वीर सेनानियों ने जब हमें आज़ादी दी थी तब कहा था। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है वो उस वोट बैंक पर है, दलित वोट बैंक पर। देखिए, जब हमने कहा कि वो हमारे परिवार हैं, हमारे भाई हैं, तो हम उनसे क्यों ना अपील करें कि आप हमारे साथ रहें, हमें वोट दें, और मायावती जी के बहकावे में ना आए। और उसके परिणाम भी आने लग गए। केशव मौर्य, आपकी पार्टी संगठन में बहुत मजबूत स्थिति है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दो मौर्य, क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे? हमने कहा हम पार्टी को और सरकार को जाति बिरादरियों में नहीं बांटना चाहते, सबको प्रतिनिधित्व मिले, उसके तहत था। केशव मौर्य जैसे ऐसा व्यक्तित्व जो जुझारू व्यक्तित्व है, बेदाग चरित्र का व्यक्तित्व है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में पार्टी की बागडोर दी है प्रदेश की। और उन्होंने अपने आप को छोटे से 2 महीने के समय के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर समय में उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को प्रभावित भी किया है कि हाँ, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। डॉक्टर साहब, अभी बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल
स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार काम नहीं करा रही है, लेकिन सपा सरकार तो जगह जगह साइकिल पथ भी बना रही है। आपने बहुत अच्छा विषय उठा दिया है। साइकिल पथ के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। पहले कंप्यूटर बांटने के नाम पर, लैपटॉप बांटने के नाम पर, फिर साइकिल बांटने के नाम पर, और अब साइकिल पथ के नाम पर। चलिए, उस बहाने पार्टी का प्रचार तो कुछ हो जाएगा। बोर्ड लगा दिए गए हैं हर 100 मीटर पर, साइकिल पथ, चुनाव चिन्ह, अपना प्रचार हो रहा है। पिछले मैं भी यहाँ 33 वर्षों से रह रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये पथ बनाया जा रहा है, क्या उस पर साइकिल चल पाएगी, इसकी कभी किसी एजेंसी से जांच कराई है? उस पर कितना खर्च आ रहा है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है साइकिल पथ के नाम पर, इसकी जांच हो जाए जरा। पारदर्शिता से बताएं कि नोएडा के अंदर, अभी तक मैं मांग कर रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपने लिखा है कि सच जरूरी है, तो प्राइम न्यूज़ के माध्यम से बताएं कि सच जरूरी है, तो बताएं कि नोएडा में साइकिल पथ के नाम पर कितना पैसा खर्च हुआ, किस एजेंसी से किस माध्यम से पैसा खर्च हुआ, और उस पर कितनी साइकिलें चली आज तक, इसका भी कोई डाटा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी है सिर्फ विज्ञापनों में है, हकीकत में कुछ नहीं है। विज्ञापन और उसकी आड़ में भ्रष्टाचार। साइकिल पथ के नाम पर पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार करना, सिर्फ यही उद्देश्य है। उस पर कितनी साइकिल चलेंगी, क्योंकि रास्ता कंप्लीट ही नहीं होता, ट्रैक कंप्लीट ही नहीं हो रहा, खाली धूल झोंकने के लिए आंखों के अंदर साइकिल पथ का निर्माण किया जा रहा। मुझे खुशी होगी अगर उस पर साइकिल चले, प्रदूषण बचे देश का, प्रदेश का, मुझे खुशी होगी। लेकिन देखे तो सही, आज तक उस पर कितनी साइकिलें चलती नजर आई हैं, जरा दिखाएं तो। भारतीय जनता पार्टी विकास की बातें कर रही है, चुनाव में जाने की तैयारी है पूरी तरह, लेकिन आपके नेता भी अलग अलग तरह के बयान दे पा रहे हैं, एक सुर में नजर नहीं आ रहे हैं, सब अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहाँ वास्तव के अंदर हम अपनी बात, अपने विचार आपके सामने किसी जगह पर भी खुले मन से रख सकते हैं। ये व्यवस्था मायावती जी की पार्टी में नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही बात बोली जाती है और एक ही व्यक्ति बोलता है, और वो भी लिख पढ़ के बोलती है। मुलायम सिंह जी की पार्टी के अंदर कोई दूसरा आदमी अगर बोलना हो तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनको उसका कहीं जनाधार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छूट है कि वो बात करें अपने विचारधारा की। हाँ, कोई बात ऐसी ना हो, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी को संदेश है, आदेश है कि हम अपने संयम के अंदर रहकर कोई ऐसा शब्द किसी के प्रति असम्मान का ना निकले। लेकिन संयम वो नज़र तो कहीं नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में आपके एक नेता संगीत सोम ने बयान दिया, आपको ही पता होगा कि वहाँ चुनाव नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, खाल में भूसा भरने की बातें हो रही हैं। देखिए, अगर 1000 से ज़्यादा, लगभग 3000 हमारे विधायक हैं, 1000 के करीबन हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा और सब जगह के मिला के, मैं समझता हूँ पूर्व अपूर्व और बहुत पूर्व सब लोगों ने मिला जुला के सबके माध्यम से कोई स्टेटमेंट अगर जाता है, तो कभी भी पार्टी नेतृत्व ने अगर किसी से कोई गलत बात निकलती है तो किसी ने उसको सराहा नहीं है, उसे समझाया गया है, उसे डांटा गया है कि आप अपनी इस बात के लिए क्षमा मांगे, या आगे से आगाह कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा परिवार है, परिवार में अगर किसी ने कभी कोई बात हल्की कही है, गलत कही है, तो कभी भी पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया। पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करती, वो कभी व्यक्तिगत राय, कभी भी नहीं कहा, किसी ने भी कहा, किसी ने भी कोई अगर कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं, उस शब्द को हमेशा पार्टी ने कंडेम किया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि, और संगठन की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था है कि ऐसी कोई भी काम ना हो जिससे पार्टी को कहीं भी नीचा दिखना। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे नेताओं पे पार्टी को कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि जो और नेता हैं उससे सबक ले सके? पार्टी ने सभी को आगाह किया है, उनको
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में संदेश दे दिया है कि कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे किसी भी तरह से किसी धर्म, जाति, बिरादरी या किसी भी व्यवस्था पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उठे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, हमारे सकारात्मक मुद्दे कि हमने प्रदेश के अंदर जो 2 वर्षों में किया है, जनता का सरकार में, प्रधानमंत्री में, मंत्री में विश्वास। आज से 2 साल पूर्व देश अंधेरे की तरफ चल पड़ा था, युवाओं में अंधकार दिखाई दे रहा था, उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। आम जनता का राजनेताओं पर से, सरकार पर से विश्वास उठ चुका था। विश्व के लोगों में देश के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। एफडीआई अपने निम्नतम स्तर पर आ चुका था। एक ऐसे रॉबर्ट प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल देश पर राज किया जो उनके आका, उनकी कठपुतली की धागे किसी और के हाथ में होते थे। उन्होंने देश को शर्मिंदा किया विश्व पटल पर। भ्रष्टाचार के काले पन्नों से अखबार भरे होते थे रोजाना। हमारी सरकार ने उस भ्रांति को तोड़ा, विश्वास जागा देश की जनता का, विश्व के लोगों का। किसी मंत्री, किसी सरकार पर एक भी दाग नहीं। उत्तर प्रदेश में जो 14 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, अमित शाह जी ने सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, उसका श्रेय जो है पूरा कहीं ना कहीं उन्हें गया। क्या 2017 के चुनाव में, क्योंकि आप बहुत मजबूत चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या आप अमित शाह जी के रणनीति में शामिल होंगे या उनके सारथी के रूप में नजर आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे मजबूत चेहरा है हमारा कमल निशान, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता। उचित समय पर अगर पार्टी ज़रूरत समझेगी तो किसी भी चेहरे का, हमारे यहाँ किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे कई चेहरे हैं जो प्रदेश को और देश को नेतृत्व दे सकते हैं। उनमें जो भी बेस्ट होगा, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उस वक्त उस पर फैसला करेगा। मैं दिल्ली के अंदर, मुझे 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दे रखी है स्वतंत्र प्रभार के साथ। पर्यटन प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पर्यटन के माध्यम से देश में बेरोजगारी खत्म हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, विदेशी मुद्रा का अर्जन हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दे रखी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश मेरा कर्मभूमि क्षेत्र है, ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि मैं 2017 के अंदर वह सारे प्रयास करूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, मेरे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मेरे संगठन के मार्गदर्शन में, कि प्रदेश के अंदर एक बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। प्रदेश का और देश के दोनों पहियों की गाड़ी जब आगे चलेगी, देश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति मानते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए, रिहायशी विकास के लिए सबसे बड़ा पहलू होता है कानून व्यवस्था। और मैं समझता हूँ इस वक्त तो कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। आम आदमी का विश्वास खत्म हो चुका है। लोग गाँव से घर छोड़ कर जा रहे हैं। न जाने कितने गाँव के अंदर इतना हो रहा। दहशत है लोगों के दिल के अंदर गुंडे बदमाशों के साथ। तो आखिरकार क्या करना चाहती है? एक सरकार की एक दहशत होती है, सरकार का एक सबके सामने एक विश्वास होता है, पुलिस का एक विश्वास होता है कि गुंडे बदमाशों के अंदर डर होता है। वो डर खत्म हो चुका है। एक वाकया हो गया था आपके साथ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था। आपके गार्ड ने, एक सोसाइटी में आप गए, वहाँ पर दूसरे गार्ड की पिटाई कर दी। आप अगर दर्शकों को बता सकें आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है। देखिए, मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, ये विषय ऐसा नहीं था कि आप दिन भर इसको चलाएं। वो मेरी बहन का घर है, मैं राखी बंधवाने वहाँ गया था। उस घर में मैं 100 बार, उस सोसाइटी में मैं 100 बार से ज़्यादा जा चुका हूँ। मेरी 5 गाड़ियों की फ्लीट वहाँ जाती है। उस गार्ड से मेरा सिक्योरिटी इंचार्ज उतरता है कि ये मंत्री है, इस फ्लैट में जाना है। वो शायद असक्षम था, उसने कहा मैं अपने अधिकारी से पूछता हूँ। वो अपने अधिकारी श्री अजय यादव के पास जाता है। वो लौट कर आकर कहते हैं रुक जाइए, वो डंडा गिरा देता है। फिर उनकी समझ में आती है, वो मुझे जाने देते हैं। इस बीच में कुछ समय गुजर जाता है, मेरी गाड़ी वहाँ से निकलती है, मैं अपनी बहन के घर के अंदर चला जाता हूँ। आधे घंटे तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम चलता है। इस बीच में जो मेरी आखिरी गाड़ी में एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और उन 2 सुरक्षा गार्डों के बीच में किसी बात पर नोकझोंक तकरार हो जाती है। मुझे जो पता चला, ये बताया कि सुरक्षा गार्ड ने उनसे ये कहा कि आप मंत्री जी की गाड़ी को जाने दें और हम लोगों से कोई पूछताछ करनी तो कर लें। तो उस गार्ड ने उनको जवाब दिया, कैसे मंत्री रोज आते रहते हैं यहाँ, शायद उन बीच में तकरार हो गई।
जब आधा घंटे बाद मुझे पता चला, जब ये घटना हुई मैं वहाँ नहीं था, मेरी गाड़ी आगे जा चुकी थी। फिर भी जब मैं बाहर निकला तो उस गार्ड से भी मैंने कहा कि मुझे खेद है, क्षमा याचना की। वहाँ के सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मैंने क्षमा याचना की। उस गार्ड पर कार्रवाई कर उसे निलंबित कर दिया। पुलिस से कहा कि आप इस पर कार्रवाई करें जो करना चाहते। अब इसके बाद घटना खत्म हो गई, लेकिन फिर कुछ लोग राजनीति में रहने के फ़ायदे नुकसान भी समझते हैं। कुछ लोगों को लगा कि चलो मौका मिला है, कुछ रंग लें हाथ, कुछ टीवी पे चेहरा हमारा दिखवा दें। जब चारों चीज़ें हो गई, गार्ड को सस्पेंड, गार्ड से क्षमा, सोसाइटी प्रेसिडेंट से क्षमा, पुलिस को कह दिया कि उचित कार्रवाई करें, अब इसके बाद और मंत्री मौके पर नहीं है, अब मंत्री का क्यों फोटो दिखाई जा रही? और अब उसी सोसाइटी के लोगों ने अपनी जो कंप्लेंट थी वापस ले ली है। जब भी मुझे पता चला है कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस भी ले ली है। हम तो यही चाहते हैं कि जनता के पास सही मैसेज पहुंचे। जनता के मैं धन्यवाद देता हूँ टीवी चैनलों का कि वो दिन भर मुझे दिखाते रहे, लेकिन मुझे अच्छा होता कि अगर मेरा विचार शुरू में ही दिखाने से पहले ही अगर मेरा विचार ले लिया होता तो मैं समझता हूँ आईना की तरह से सब कुछ सामने हो जाता। बिना बात के एक विषय को, दो सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ जाए, मंत्री उसके लिए जिम्मेदार? क्या मंत्री ने अपने सुरक्षा गार्ड जिसने ये भूल की, क्या उसको प्रोटेक्शन दिया, कुछ कहा? और दो आपस में भिड़ जाए तो। आखिर में डॉक्टर साहब, अगर प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कुछ बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें। देखिए, आज आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि देश बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जीता है तो देश के लिए जो भी उनका कृत्य है, आम जनता के लिए, यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के जवान के लिए, यहाँ के किसान के लिए, बहनों के सम्मान के लिए, वह व्यक्ति हर वक्त अपने देश के लिए है। और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को आपने 80 में से 73 सीटें देकर एक प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर किया था। अब प्रदेश में जिस तरह से गुंडा और भ्रष्टाचारियों की सरकार पिछले 15 वर्षों से प्रदेश को खोखला कर चुकी है, इस परिवर्तन की अपेक्षा आपसे है। एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी को दें। दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश का और देश का नक्शा बदल देंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो उन्होंने प्रचंड बहुमत पाया था, उसी तरीके से 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।